स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूवर्स ने ये जरूर सोचा होगा कि कौन सा नया पैंडेमिक आ गया, दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो गई, राइट। हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट सुपर बग्स। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन इंडिया। ये कोई नया पैंडेमिक नहीं है, ये कोई कोविड-19 की बात नहीं करने वाले हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से इंडिया में नई नई तरह की सुपर बग्स बन रही है, जिसकी वजह से एक नया पैंडेमिक आ सकता है हमारे देश में। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली है। हम क्वाइट श्योर कि आप सोच रहे होंगे, सर हम लोगों ने ऐसी वाली डिस्कशन 2 महीने 3 महीने पहले भी की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडियंस दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन आज हम लोग एक ICMR की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पे 5 मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी कॉज करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स कम हो रही है। इसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बहुत जरूरी चर्चा होगी। GS पेपर 3 के दृष्टिकोण से हेल्थ से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग एंटीबायोटिक्स को समझेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है समझेंगे, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके ऊपर रिपोर्ट आई थी वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो काफी अच्छी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनफैक्ट हम लोग चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुड पोज अनदर पैंडेमिक ड्यू टू सुपर बग्स इन इंडिया। इसके ऊपर आपको रोशनी डालनी है, एलुसिडेट करना है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको क्लियर करना है थोड़े से इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स देकर कि क्या ये हो सकता है इंडिया में। इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। टू गेट टू नो दैट मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो डू नोट दिस पर्टिकुलर डेट, 18 अक्टूबर। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, द लास्ट बैच, रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच। ये लॉन्च हो रहा है 18 अक्टूबर को। अगर आपने एनरोल किया अभी तक, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि किस तरह मैं शुरू करूं, क्या करना चाहिए, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि फाउंडेशन बैच जो हमारा है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। अफोर्डेबिलिटी के दृष्टिकोण से इट कम्स फॉर ओनली 18,999। लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइव। जब आप चेकआउट करोगे हमारी वेबसाइट हो, हमारे ऐप से, वहां पे राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको कोर्स मिलेगा 18,999 में। इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, ग्रुप मेंटरशिप मिल जाएगी, इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। देखिए, प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने से पहले इट इज इंपेरेटिव कि आप मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप दोगे तब आपकी प्रिपरेशन लेवल आपको पता चलेगी, किस तरह आपकी तैयारी चल रही है। तो मॉक टेस्ट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा ऑफ कोर्स 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस विल ऑल्सो भी गोइंग ऑन। आपका शेड्यूल बना हुआ है और उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। यू विल गेन डिसिप्लिन, यू विल गेन दैट कंसिस्टेंसी। सो एनरोल नाउ। और ध्यान रखिएगा, इफ यू यूज द कोड राहुल लाइव तभी प्राइस इतने में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। अभी एंटीबायोटिक क्या है, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स, इनफैक्ट 90% ऑफ जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक एंटीबायोटिक जरूर लिया होगा। एंटीबायोटिक होता क्या है? ये एक ड्रग है, एक गोली है, एक पिल है जो आप लेते हो, राइट। अब ये मैं ड्रग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब पहली एंटीबायोटिक बनी थी, आप सभी को पता है पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी। स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। कौन सी बनाई थी? ही मेड पेनिसिलिन, राइट। जब पेनिसिलिन बनी थी तो ये एक वरदान कहलाया था, राइट, क्योंकि पेनिसिलिन जब आई थी तो विश्व युद्ध 2 में जिस तरह की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारी इन्फेक्शंस हुई थी, उसमें पेनिसिलिन वाज यूज एक्सटेंसिवली, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स की जान बची थी। और आज हम लोगों ने पेनिसिलिन के ऊपर भी, यानी कि पेनिसिलिन से भी एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने प्रोड्यूस कर लिए हैं, राइट। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स, थर्ड लाइन ड्रग्स, फोर्थ लाइन ड्रग्स, हम लोग एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। पेनिसिलिन हो गया, जो हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, एमॉक्सिसिलिन हो गया, सेफेक्सिम हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, राइट, सिंडामाइसिन, बहुत सारे हम लोगों ने अभी डेवलप कर लिए। अब ये है क्या? ये मैंने आपको ड्रग क्यों बताया, क्योंकि देखिए नॉर्मली जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी थी, लेकिन हम लोग आजकल सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ड्रग का नाम दिया। तो ये एक ड्रग है, एक गोली है, एक औषधि है जो आप लेते हो, जिससे
आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। एंटीबायोटिक का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया आपको हानि कर रहा है उसको खत्म कर देता है, राइट। सो प्रिडोमिनेंटली एंटीबायोटिक्स काम करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। ऑल्दो आपको ध्यान रखना है, सम एंटीबायोटिक्स दे डू ऑल्सो वर्क ऑन अदर प्रोटोजोआ, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स वायरसेस के ऊपर काम नहीं करते हैं। वायरसेस के लिए आपको एंटी वायरल दवाइयां लेनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है एंटीबायोटिक्स क्या है। बैक्टीरिया को, यानी कि आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हार्म कर रहा है उसको वो खत्म कर देता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में केवल हानि करते हैं? नहीं, हमारे गट में, हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। आपने ऐड देखा होगा, वो याकुल्ट वाला ऐड, शिल्पा शेट्टी, शी प्रमोट्स दैट याकुल्ट, वो कहती है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, यानी कि जिससे आपकी डाइजेशन अच्छी होती है। तो आपको ये समझना है हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें फायदा करते हैं, लेकिन जो नुकसान करते हैं उन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी में दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं। इसीलिए जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हो तो उसके साथ कई बार डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं पैंटॉप या कोई दूसरी गोली जो आपको एंटासिड का काम करती है, राइट, क्योंकि पेट खराब होने की भी चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें भी होती हैं एंटीबायोटिक्स के साथ, राइट। सो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पहले डिस्कशन की थी कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट आई थिंक पिछले महीने, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि इंडिया वाले सबसे ज़्यादा एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। अब सवाल ये उठता है कि सर मैंने एंटीबायोटिक ले भी ली, तो ये तो दवाई का काम कर रही है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है? इससे कोई हानि तो नहीं हो रही है? देखिए, इससे हानि हो रही है और इसी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि जितना आप एंटीबायोटिक्स लोगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनती जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनते हुए जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो सभी ऑर्गेनिजम्स बचने की कोशिश करते हैं, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में हानि कर रहा है, तो हम उसके लिए आप एंटीबायोटिक लेते हो। जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खुद को बदलने की कोशिश करता है, खुद को सर्वाइव रखने की कोशिश करता है। तो कैसे कोशिश करता है? बाय म्यूटेटिंग। पहली बार आपने एंटीबायोटिक ली तो आपको काफ़ी अच्छा लगा, आपने अगली बार सोचा यार मैंने पिछली बार एंटीबायोटिक लिया था, फिर से मैं ले लेता हूँ, फिर अच्छा लगेगा, लेकिन तब तक वो ऑर्गेनिज्म खुद म्यूटेट हो चुका है। और जब वो म्यूटेट हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आप एंटीबायोटिक लोगे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं होने वाला है उस पर। इनफैक्ट ये जो म्यूटेट हो गया है ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर आपकी एंटीबायोटिक आगे चल के काम ही नहीं करेगी और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा। और इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं सुपर बग्स, राइट। और इसी के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, क्या इन सुपर बग्स की वजह से हमारे देश में एक और पैंडेमिक आने की संभावना है क्या, राइट। इनफैक्ट अलग अलग रिपोर्ट्स बता चुकी हैं दिस माइट हैपन। आपको याद होगा कुछ साल पहले इंडिया में भी नया एक वेरिएंट मिला था NDM1, एक रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है। तो सुपर बग्स का मतलब क्या है? सुपर बग, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सिंपल MCQ भी बन सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सुपर बग? सुपर बग का मतलब है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इंक्लूड हो जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, दूसरे भी पैरासाइट सभी इंक्लूड होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं मेडिकेशंस को, जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स को। और यही प्रॉब्लम है, हमारी डिस्कशन इसीलिए चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इंडिया में कंज्यूम किया जा रहा है, इरैशनली कंज्यूम किया जा रहा है। सिंपल सी बीमारी आपको समझ लीजिए सर्दी खांसी हो गई है, जो आप बेसिकली विक्स, ज़ेंडुबाम या फिर जो भाप लेके कम हो सकती है, जो स्टीम लेके कम हो सकती है, उसके लिए भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी ही होनी है, राइट। अब हमारी डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि हाल ही में ICMR की एक रिपोर्ट रिलीज हुई जो पिछले साल का इन्होंने डेटा दिया है, जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुड पोज अनदर पैंडेमिक इन इंडिया, नॉट एट प्रेजेंट, मे बी इन फ्यूचर, आगे चल के। इस रिपोर्ट में देखा गया है कि किस तरह एंटीबायोटिक्स का असर धीरे धीरे कम हो रहा है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ICMR की भी रिपोर्ट है एक, और उस रिपोर्ट में आपको डेटा मिलेगा कुछ कस्तूरबा हॉस्पिटल का भी, जहां पे 5 अलग अलग पैथोजेंस के ऊपर टेस्ट किया गया था। तो यहां पे मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है, राइट। अब क्या एग्जैक्टली हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। देखिए, सबसे पहले तो लैंसेट की रिपोर्ट हमें बता चुकी है 2019 में ही कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से
कितनी डेथ्स होती हैं? 1.27 मिलियन, यानी कि 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है वर्ल्ड ओवर एक साल में। 2019 का डेटा है। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा ही अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और भी चलता रहेगा। इनफैक्ट इंडिया इज एक्चुअली डूइंग वर्स्ट। इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इंडिया में सालाना नियोनेटल यानी कि बच्चों में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही, बच्चों में भी आ जा रही है, क्योंकि मदर इज टेकिंग दैट मेडिकेशन, बच्चों को भी आपको मेडिकेशन दी जा रही है रिपीटेडली, तो इसलिए 60,000 से भी ज्यादा न्यू बॉर्न बेबीज दे डाई एवरी ईयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, चलिए इसको समझते हैं। ये है वो रिपोर्ट, आईसीएमआर की रिपोर्ट है, जहां पे इन्होंने डेटा कोलेक्ट किया है जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 का, यानी कि एक साल तक का डेटा था, जहां पे इन्होंने अलग अलग सैंपल्स का कल्चर किया, अलग अलग सैंपल्स को स्टडी किया। यहाँ पे अपने सैंपल्स भी देख सकते हो, 95,000 के ऊपर सैंपल्स है, जहां पे इन्होंने बताया 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बीमारी सबसे ज्यादा कॉज कर रहे हैं इंडिया में। उनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईसर्शिया कोलाई, ई कोलाई का नाम आपने सुना होगा। ई कोलाई अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो बेसिकली क्या होता है? डायरिया, राइट, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दिस ईसर्शिया कोलाई इज फॉलोड बाय क्लेब्सियला निमोनिया, नाम से पता चल रहा है निमोनिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा एक और बहुत ही भीषण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एसिनेटोबैक्टर बोमानी। एसिनेटोबैक्टर बोमानी ह्यूमंस के लंग्स के ऊपर इंपैक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सिमिलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक और है सुडोमोनास ओरिजिनोसा, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, दूसरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी हानि करता है। एंड फाइनली मर्सा, राइट, मेटिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसके बारे में आपने सुना होगा। दिस ऑल्सो कॉजेस कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स, सेप्सिस भी कॉज करता है। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में स्टेफिलोकोकस ऑरियस चला जाए तो सेप्सिस भी हो सकता है, सेप्सिस से सेप्टिक बेस्ड डेथ भी हो सकती है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रति आप डेटा यहां पे देख सकते हो। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताया गया कि इमिपेनेम एक एडवांस्ड एंटीबायोटिक है। देखिए नॉर्मली जब हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, अलग अलग लाइंस ऑफ एंटीबायोटिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती दौर में एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा फर्स्ट लाइन डिफेंस हम लोग मानते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा सेकेंड लाइन हमारी डिफेंस है एंटीबायोटिक्स की, जहाँ पे हम लोग एजिथ्रोमाइसिन हो गया, आपकी एमोक्सिसिलिन प्लस अनदर मिक्सचर, अलग अलग एफडीसी ड्रग्स जो आपके आते हैं, राइट, सेफाड्रॉक्सिल, सेफाक्लोर, सेफेक्सिम, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। इसके बाद आगे चल के आपकी थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आती है, फोर्थ लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आती है, जो बहुत ही रेयरली दी जाती है, जहां पे टीबी वगैरह या फिर बीमारी एडवांस हो जाए। तो ये जो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन एंटीबायोटिक्स आते हैं, उसमें आता है इमिपेनेम, उसमें आता है कार्बापेनेम्स। अब यहाँ पे इमिपेनेम की ससेप्टेबिलिटी ई कोलाई की कम हो चुकी है, यानी कि 2016 में 86% तक काम करता था इमिपेनेम ई कोलाई के ऊपर, लेकिन वो अभी डाउन हो चुका है टू 64%। इसके अलावा इमिपेनेम अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो आपकी क्लेब्सियला निमोनिया के ऊपर वर्क करता था 65%, इट हैज कम डाउन टू 45% इन 2020। 2021 में तो इट हैज कम डाउन टू 43% ओनली। इसके अलावा जो एडवांस एंटीबायोटिक्स है अभी फिलहाल कार्बापेनेम, इट इज वर्किंग, इट हैज बीन रिकॉर्डेड 87% इफेक्टिव ऑन दी बोमानी वेरिएंट, एसिनेटोबैक्टर बोमानी के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे इसका भी असर कम होने लगा। इस डेटा से हमें पता क्या चल रहा है कि जो हमारी जो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स है उसका तो असर इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत ही कम हो रहा है। जो 5 वेरिएंट्स यहाँ पे स्टडी किया गया है, इनफैक्ट इससे भी कई सारे दूसरे भी स्टडी किया गया, बट सबसे कॉमनेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 जो मिलते हैं जो डिसीज कॉजिंग है वो ये है। और ध्यान रखिएगा कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से नाम और इससे जुड़ी हुई बीमारी के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। सिंपली एक मैच करने वाला सवाल, जहाँ पे ई कोलाई क्या बीमारी कर देगा आपको, एसिनेटोबैक्टर बोमानी क्या बीमारी कर सकता है, या फिर आपको मर्सा क्या बीमारी कर सकता है, स्टेफिलोकोकस और ये क्या बीमारी कर सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आजकल नई तरह के सवाल आ रहे हैं यूपीएससी में, जहाँ पे 1 पेयर मैचिंग, 2 पेयर मैचिंग, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर वाले ऑप्शंस वाले सवाल भी आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जितना ज़्यादा आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट बनता जाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ये देखा है कि मेन एंटीबायोटिक्स है, दे आर लेस देन 15% इफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फेक्शंस बाय दीज पैथोजेंस, राइट।
लेस देन 15% इफेक्टिव, जो हमारी मेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे, ये तो इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, इसीलिए मैंने आपको बताया क्या सुपरबग्स की वजह से अगला पैंडेमिक हो सकता है। बिल्कुल, देखिए नॉर्मल लेवल की सर्दी खांसी हो गई या फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर कम्युनिकेबल डिसीज आ गया, तो पहले लाइन दूसरे लाइन के आपके एंटीबायोटिक्स काम भी नहीं कर रहे, इन पे आपको एडवांस एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, और जब वो एडवांस एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट बन जाएंगे तब क्या, राइट? यही सवाल रह जाता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर ये क्यों हो रहा है? देयर आर सो मेनी इश्यूज, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल कितना हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बना है। रेगुलेटरी ओवरलैप चलता है इंडिया में, स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, सेंटर भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके बावजूद एंटीबायोटिक यूज इज वेरी वेरी रैम्पेंट इन इंडिया। आई एम क्वाइट श्योर आपने भी बहुत बार किया होगा सेल्फ मेडिकेशन। इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया में यार आधे से ज़्यादा तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं कि सर्दी खांसी हो गई ले लिया एजिथ्रोमाइसिन, सर्दी खांसी हो गई ले लिया अपने एमॉक्सिसिलिन। ये नहीं करना है, एंटीबायोटिक यूज इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं करना है। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है अनरेस्ट्रिक्टेड सेल होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप काउंटर पे चले जाइए, फार्मेसी में जाइए, उसको बोल दीजिए एजिथ्रोमाइसिन, वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं पूछेगा। दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक पूछी है तो प्रिस्क्रिप्शन जब होगी तभी आपको वो गोली मिलनी चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन हो रही है इंडिया में, फार्मास्यूटिकल जाइंट है हम लोग, तो लार्ज प्रोडक्शन होती है, लार्ज मार्केटिंग होती है, बहुत सारे अनरेगुलेटेड एफडीसीज की बिना टेस्टिंग किए हुए अलग अलग फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जहां पे आपको 2-3 एंटीबायोटिक्स 2-3 तरह के ड्रग्स मिलाकर नई नई अनरेगुलेटेड ड्रग्स बन रही है और ये बिक जाती है। अगर समझ लीजिए एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्रिप्शन के बिना बैन कर दी तो एक एफडीसी आ जाएगी जो कोई बेच देगा, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग में बहुत डिले होती है, और इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि डॉक्टर्स बहुत ही इजीली क्या कर देते हैं, दे प्रिस्क्राइब दी एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब मैं चला गया, मुझे बीमारी हो गई है, और सबसे पहले तो बिहेवियर हमारे पेशेंट का भी ऐसा ही है कि अगर सबसे पहले बीमारी हो गई तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा कि यार हॉस्पिटल जाऊंगा तो खर्चा पानी बहुत हो जाएगा, तो मैं खुद ही एक एंटीबायोटिक ले लेता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन यूज इज एक्सटेंसिव इन इंडिया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर चलिए मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा गला खराब है गला खराब है, तो मैं चला गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर देखेगा कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए अगर डॉक्टर को बताना है कि आपका स्ट्रेप थ्रोट है या सोर थ्रोट है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट, सबसे पहले तो टेस्ट ही बहुत महंगे हैं इंडिया में, तो आप बोलेंगे टेस्ट नहीं करना है, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं तो आप एंटीबायोटिक्स ले लो सीधे, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम है, यानी कि इंडिया में मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम है। डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग इज वेरी वेरी कॉस्टली, डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग बहुत ही कम होती है, और डॉक्टर्स आजकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये क्यों? क्योंकि इंडिया में पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो आपको पता ही है, डॉक्टर की शॉर्टेज चलती है, मेडिकल पर्सनल की शॉर्टेज है, तो एक डॉक्टर के पास 50-50 पेशेंट लगे हुए हैं, तो आपको कितना ही देर देगा। बोलेगा अच्छा सर्दी खांसी होगी, आपको गला खराब है, लिख दिया आपको एमॉक्सिसिलिन, आपने एंटीबायोटिक ले ली। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज अनदर ह्यूज प्रॉब्लम। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया हुआ है कि रीसेंट टाइम्स में कोविड-19 के दौरान भी इसके ऊपर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान काफ़ी क्योटिक ट्रीटमेंट दी गई थी, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ट्राई किए गए थे, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंडिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, और ध्यान रखिएगा ये केवल ह्यूमंस के साथ नहीं है। अब हमारे साथ जो हो रहा है, हमारी बीमारी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गला खराब है, डॉक्टर के पास चले गए, आपने एंटीबायोटिक ले ली, लेकिन जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, वो नॉट जस्ट इन ह्यूमंस बट इवन इन एनिमल्स, इवन विथ द एग्रीकल्चर ऑल्सो। अब इन सभी चीज़ों की वजह से अलग अलग जगह पे एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसकी वजह से आगे चल के इंडिया में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक हो सकता है। अब सवाल है सर हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? अब इसको ठीक करने के लिए सॉल्यूशन है 3। एक तो भैया आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करें, डू नॉट यूज इट, और आई वुड रादर से रेगुलेट द यूज ऑफ इट, राइट। अब रेगुलेट कैसे कर सकते हो कि ओवर द काउंटर नहीं बिकेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बिकेगा, या फिर डॉक्टर्स कुछ इस तरह की चीज करे कि आप डायग्नोस्टिक करवाए और टारगेटेड ट्रीटिंग दे, टारगेटेड ट्रीटमेंट दे। मतलब
कि जो बीमारी है उसे अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है तो वो आप उन्हें दे दीजिएगा। अब वो करने के लिए आपको डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक के लिए आपको टाइम कम करना पड़ेगा। यानी कि समझ लीजिए अगर मैंने अपनी ब्लड टेस्ट के लिए दे दिया, यूरिन टेस्ट के लिए दे दिया, कोई और टेस्ट चल रही है, उस टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, वो टेस्ट ही बहुत महंगी है, वो प्रिस्क्राइब नहीं हो रही है, तो कैसे करोगे? फिर से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में चलते रहेंगे। तो इसीलिए डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जल्दी आने की जरूरत है। साथ ही साथ टारगेटेड एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी समय है। अब एक तीसरा और इजी सॉल्यूशन क्या है? ये तो है कि भैया नए एंटीबायोटिक्स बना दो, वेरी इजी, क्रिएट न्यू एंटीबायोटिक्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना होशियार हो गए, खुद को बदल रहा है, तो हम खुद को बदलेंगे और हम नई एंटीबायोटिक लेंगे। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नई एंटीबायोटिक बनाना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और हम लोग मोस्टली जो आजकल एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, मैंने आपको बताया द लास्ट एंटीबायोटिक दैट वाज मार्केटेड वे बैक इन 1984, और उसके बाद अभी तक नए एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही। यस, अलग अलग फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन वगैरह आ रहे हैं, बट यू कैन सी द प्रॉब्लम। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन ये है कि रेगुलेट करें, इस्तेमाल ना करें, या फिर हम लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर अ मिक्सचर ऑफ बोथ, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धि एटसेट्रा, सिद्धा वगैरह, राइट। सो ऑल्टरनेट मेडिसिन हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगेन, एक बार बीमारी हो जाए, ऑल्टरनेट मेडिसिन जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से आयुर्वेदा अगर बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो कम असर करता है। शुरुआती दौर से ही अगर आप इस्तेमाल करो तो इट इज मच मोर इफेक्टिव, बट नॉनदलेस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड हियर। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इनडिस्क्रिमिनेटली एंटीबायोटिक्स मत लीजिएगा। अगर एक बीमारी आपको लग रहा है कि बीमारी है, एंटीबायोटिक्स मैं लूँ या नहीं, डॉक्टर से पूछिएगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी लीजिएगा, और जब लेंगे तो कंप्लीट कोर्स करना है, राइट। तो एक तो आपकी जिम्मेदारी हो गई। सरकार की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें हो रही है। देखिए, सरकार का ऑलरेडी पॉलिसी आ चुका है। देयर इज ऑलरेडी अ पॉलिसी फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया। 2011 से ही चल रही है। 2012 में हमारा नेशनल प्रोग्राम आया AMR कंटेनमेंट के लिए। 2013 में सर्विलेंस नेटवर्क बना। इनफैक्ट ये AMR-SN का ही रिपोर्ट है, जो मैं कहूँगा ICMR की जो रिपोर्ट आई है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की ना, दिस रिपोर्ट इज फ्रॉम द AMR-SN इटसेल्फ, जहाँ पे इन्होंने स्टडी की है कि एंटीबायोटिक्स देने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितना ससेप्टेबल है, या फिर ससेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके ऊपर हम लोगों ने डेटा देखा। इंटरनेशनल लेवल पे भी WHO भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है इस चीज़ पे। इंडिया भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में लगा हुआ है, अलग अलग प्लेयर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे कि ग्लास के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम है हमारा। FDC से हम लोग बैन कर चुके हैं। रेड लाइन कैंपेन भी चला चुके हैं हम लोग। रेड लाइन कैंपेन क्या है? अगर आप एंटीबायोटिक खरीदोगे उसके ऊपर एक लाल लाइन दिखेगी, राइट। रेड लाइन है, इसका मतलब है एंटीबायोटिक है, टू क्रिएट अवेयरनेस। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वी स्टिल नीड अ लॉट मोर एफर्ट। बहुत सी और चीज़ों की ज़रूरत है, तभी जाकर इस पर्टिकुलर चैलेंज से हम लोग लड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार की तरफ से तो स्टेप्स बहुत सारे आने हैं, हमारी तरफ से आने पड़ेंगे। अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव लाना पड़ेगा। इनडिस्क्रिमिनेटली एंटीबायोटिक्स मत लीजिएगा, ओनली विथ प्रिस्क्रिप्शन डू टेक इट, राइट। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके ऊपर सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा, अलग अलग तरह के सवाल भी बन सकते हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्यूबरक्लोसिस, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। इन जनरल क्या नया पैंडेमिक आ सकता है? सुपर बग्स क्या हो सकते हैं? सुपर बग क्या होते हैं? अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो बीमारी फैला रहे हैं इंडिया में? बहुत सारा डेटा है, उसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चीज़ पे कोई भी खबर आएगी, कोई अपडेट आएगी, विल डिस्कस दैट अगेन फॉर श्योर, राइट। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, दिस पर्टिकुलर इंटरैक्शन। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई ID @RahulSai22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।